नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे खास शख्स जिन्हें डीडवाना की जनता जननायक या मंत्री जी कहकर पुकारती है। यहाँ से निर्दलीय विधायक यूनुस खान, कभी सोचा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता निर्दलीय होंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी और वो निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। आज लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं। निर्दलीय है यूनुस खान। क्या पुरानी पार्टी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या इस बार यूनुस खान किसका साथ देंगे? नागौर में किसका पलड़ा भारी है लोकसभा चुनाव में? हम उनसे इसके बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ उनकी राजनीति के जीवन के बारे में और कैसा था उनका एक्सपीरियंस जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े। नमस्कार। नमस्कार, आप सबके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि जनता आपको कहती है मंत्री जी, मैं भी वही कहूँगा। तो डीडवाना के मंत्री जी, लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, आप निर्दलीय हैं, किसी दल से नहीं हैं। क्या कोई दल कोशिश कर रहा है आपसे बातचीत करने का कि इस लोकसभा चुनाव में हमारा साथ दीजिए? बीजेपी, कांग्रेस, कहीं से आपकी पुरानी पार्टी से पहली शुरुआत करें तो? ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब जो है ये आज की नहीं है। ये तहजीब हजारों वर्षों पुरानी है। इस भारत के संस्कार और संस्कृति हजारों वर्ष पुराने हैं। वो आज भी हिंदुस्तान की आत्मा है। आज सुबह होली मिलन स्नेह समारोह था और शाम को रोजा इफ्तार पार्टी थी। दोनों में ही जिस तरीके से जनता का प्यार और स्नेह मिला, मैं सोचता हूँ कि ये ही इस हिंदुस्तान की सही आत्मा है। ये आपके यहाँ ही संभव है, अमूमन हर जगह ये देखने को नहीं मिलता। नहीं, आप सुबह आते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से ब्रज की होली यहाँ आज लोगों ने रस लिया है और चंग की ढाब पर किस तरीके से स्थानीय जो गीत और लोकगीत के ऊपर लोग थिरके हैं होली मिलन स्नेह समारोह में, ये यहीं देखने को मिलेगा। आप भी थिरके थे तेजा जी के गानों पर जब आप जीते? देखिए, वीर तेजा जी हमारे लोक देवता हैं और बाबा रामदेव भी हमारे लोक देवता हैं, भैरव जी भी हमारे लोक देवता हैं। तो लोक देवताओं की श्रृंखला बहुत बड़ी है और यही संस्कृति है हमारी। चुनाव की बात करें हम फिर से, तो इस बार वही सवाल, यूनुस खान किसके साथ रहेंगे? डीडवाना की जनता के साथ हूँ जी मैं तो। डीडवाना की जनता किसके साथ रहेगी? वो फैसला करेगी। उसके कुछ मुद्दे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि डीडवाना में और नागौर जिले में 4000 करोड़ रुपए खर्च करके पीने के पानी की लाइन डाल दी, टंकियां बना दी, सारी व्यवस्था कर दी और नोखा दरिया में पानी की सारी व्यवस्था है आईजीएनपी का। आज जो सबसे बड़ा संकट है, आज कम से कम 25,000 लोग यहाँ इस समारोह में आए हैं। उनमें से 80% लोगों की एक ही शिकायत थी कि पीने का पानी नहीं है साहब, 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मेरा आपके माध्यम से, आपके इस माध्यम से आग्रह है, कन्हैयालाल जी हमारे जिले के प्रभारी हैं और ये पीएचईडी के मिनिस्टर हैं, तो वो पहले ये पता करेंगे ये हो क्या रहा है। पानी पड़ा है हमारा आईजीएनपी में, हमारा शेर है, वो पानी मिल क्यों नहीं रहा है? तो जब जनता वोट डालेगी क्यों डालेगी? तो सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का पीने का पानी का। ये इशारा है बीजेपी को कि संभल जाए काम। बीजेपी सरकार देखिए डबल इंजन की किसकी है? बीजेपी। मोदी जी दिल्ली में है और माननीय भजनलाल जी यहाँ हैं। उन्हीं से आग्रह करेंगे, जिसकी सरकार होगी उसी के साथ जनता गुहार करेगी। आपके एक साथी निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी इसी चीज से परेशान होकर कि उनके काम नहीं हो रहे, निर्दलीय के रूप में मेरा काम, उनके क्या काम है मुझे पता नहीं। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ना, आप निर्दलीय हैं, निर्दलीय के रूप में काम करना आसान है? उनके क्या काम नहीं। मैं जनता की आवाज हूँ जी। मुझे जनता ने इसलिए चुना है कि यहाँ आईजीएनपी का पीने का पानी इस अखंड जिले को, नागौर और डीडवाना के 10 विधानसभा क्षेत्र को मिले। मैं अकेले डीडवाना की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा। ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए हमारा सीट। नंबर 2, डीडवाना में हमने 300 बेड का अस्पताल घोषित करवाया था, बजट की घोषणा थी। अब तक 200 बेड का है, तो 300 बेड का इसको किया जाए। ये मेरा मांग नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो मैं सरकार से ही कहूँगा, किससे कहूँगा? तो दूसरा हमारा मुद्दा है 300 बेड का अस्पताल बने और डीडवाना में मेडिकल कॉलेज बने, क्योंकि जब हमारा 300 बेड का अस्पताल हो गया, भवन बन गया
उसकी बजट में प्रोविजन हो गया तो हमारा मेडिकल कॉलेज भी बने। दूसरी मांग हमारी मेडिकल कॉलेज की है। तीसरा, यहाँ पर इस पूरे ज़िले में किसानों की आय का स्रोत नागौरी बेल है। उन बेलों की बिक्री पे रोक लगी हुई है। हम बहुत पुरजोर तरीके से गो हत्या, गो कसी या गो माता का वध करता है, उसके सख्त खिलाफ है। उनको सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे बेल जो खेती के काम में आते हैं उसका सरकार कोई रास्ता निकाले। हमारा आग्रह माननीय मोदी जी से, माननीय भजन लाल जी से कि ये नागौर जिले का, डीडवाना जिले का किसान आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है कि इनको किसानों को रिलीफ दीजिए, ये प्रतिबंध हटाइए। इशारों में आप कह रहे हैं कि निर्दलीय के रूप में यहाँ काम करना मुश्किल है बीजेपी सरकार? नहीं, मुश्किल नहीं है। मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं बात रख सकता हूँ। मैं अगर सरकार का हिस्सा था तो मैं नहीं रख सकता था। अब मैं स्वतंत्र हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो जनता की आवाज नहीं बनूंगा तो वोट तो दे ही रहे ना भाई। 18वीं लोकसभा है, वोट तो दिया ही है ना 17 बार। फिर समस्याएं खड़ी हैं, उनका समाधान कब होगा अगर हम नहीं बोलेंगे? हमारा तीसरा हो गया ये। चौथा हो गया कि लोगों को रोजगार मिले। और मैं तो इस नागौर जिले में, डीडवाना जिले में हमारे नौजवान फौज में भर्ती होते हैं। फौज की भर्ती का केंद्र नागौर और डीडवाना बने और पूरी पहले भर्ती होती थी उस तरीके से भर्ती हो, ये हमारी मांग है। क्योंकि हमारे नौजवान तो आज इस लायक ही नहीं रहे, उनकी कोई भर्तियाँ ही नहीं हो रही, तो नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ रेलवे डीडवाना में सख्त आवश्यकता है। हमारी दिल्ली से और हमारी जयपुर से कनेक्टिविटी हो। बजट की घोषणा है रिंगे से रेलवे जुड़े, यहाँ इंडस्ट्री लगे। एक हमारा नमक उद्योग है, उसको बिल्कुल गंदा पानी डाल रहे हैं, उसको सरकार रोके। तो इन मुद्दों को लेकर के हम जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप इसके पक्ष में क्या कह रहे हो और इसके लिए आप क्या करवा रहे हो। तो सरकार बात करेगी तो इन लोगों के साथ बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे। क्या दिक्कत है? ये सारी आपकी लोकसभा चुनाव से के रिगार्डिंग आपकी मांगे हैं कि इन मांगों की पूर्ति हो तो नागौर की जनता वोट करें? ये जरूरत है साहब, मेरी मांग थोड़ी है, मेरी कोई मांग नहीं है साहब। मेरे को तो 5 साल का आशीर्वाद मिल गया, मैं तो विधायक हूँ, मैं 10 साल मंत्री रह लिया, ठीक है साहब। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो बिल्कुल तृप्त हूँ। बस अब ये जनता जो प्यासी बैठी है, जनता जो बेरोजगार बैठी है, जनता के जो हित हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर सरकार हल करने की बात करे। आज ये भी नहीं है, ज्योति जी तो कैंडिडेट हैं, हनुमान बेनीवाल जी कैंडिडेट हैं, गजेंद्र सिंह जी कैंडिडेट हैं और अन्य 6 लोग भी कैंडिडेट हैं। हम कैंडिडेट से नहीं, हमारी मांग ये डबल इंजन की सरकार से है। चलिए, ये तो हो गई इस चुनाव की बात। आपकी महत्वाकांक्षा नहीं, अमूमन नेताओं की कभी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होती, ये जानने को मिलता है, पर आपकी है कि नहीं वो आपका मन जानता है, आपने बताया। हम बात करें विधानसभा के चुनाव की, किस बात की सजा मिली आपको? क्या वसुंधरा राजे के करीबी होने की, या मैंने घूम के देखा कि अस्पताल बनवाया, बागड़ कन्या महाविद्यालय बनवाया, वीर तेजा द्वार नाम से आपने इतना बड़ा मैदान बनाया, हर जगह में जहाँ जाता सुनने को मिलता मंत्री जी ने कराया सीसी सड़क, उसके बावजूद किस बात की सजा मिली? टिकट कटा आपका। मैं सोचता हूँ कि 25 साल में मुझे टिकट पहली बार मिला है। जनता ने टिकट दिया, मेरा जनता का टिकट था और मैं जितना आज प्रसन्न हूँ उतना पहले कभी नहीं था। दबाव था, लोकसभा चुनाव आते थे दबाव आ जाता था कि इसको जिताना है, वोट डलवाने हैं, प्रेशर हो जाता। आज बिल्कुल स्वतंत्र बैठे हैं, जनता की बात को मुखरता के साथ रख रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को 25 साल में टिकट कटा नहीं है, मुझे जनता का टिकट मिला है और मैंने नारा था मेरा, जय जय जनता, जय जय डीडवाना। और ये डीडवाना का प्यार और आशीर्वाद ही था जिसकी बदौलत मैं विधानसभा में पहुंचा। और अब मैं इस जनता के हितों के लिए बात करूंगा। मेरी कोई, देखिए, न मैं कोई मेरा ऐसा बिजनेस है, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मान लो बाकी लोग नए हैं, कोई लोकसभा लड़ रहा है, कोई डिमांड रख रहा है, कोई सीएम से मिल रहा है, कोई एमपी से मिल रहा है, मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। मेरी एक ही जरूरत है, इस आवाम के काम हो। और आज सबसे बड़ी प्राथमिकताएं जो मैंने आपको क्रम से गिनाई, उन पर सरकार गौर करे, फिर हम फैसला करेंगे किसको समर्थन करना है। ये असली कारण छुपा रहे हैं आप घुमा फिरा के कि टिकट कटने का कारण क्या रहा? कुछ भी रहा हो, मैं तो प्रसन्न हूँ।
क्योंकि मुझे तो डंडा नहीं, मुझे तो बीजेपी के लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया, आरएलपी के लोगों ने वोट दिया, बसपा के लोगों ने वोट दिया, और जो बॉर्डर पे खड़ा था उसने भी वोट दिया। आप वसुंधरा राजे सरकार में नंबर 1 के मंत्री रहे हैं, उनके बड़े करीब रहे हैं। मेरे विभाग का राजस्थान में मंत्री था जी। ये राजस्थान मुझे- देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे को तो जो जिम्मेदारी मिली उसका मैं मंत्री था। मैंने मेरी ईमानदारी से राजस्थान में, आप बाड़मेर से आते हो, बाड़मेर से जो कनेक्टिविटी उस जमाने में 5 साल में हुई, जोधपुर में कनेक्टिविटी हुई, अभी जो प्रत्याशी थे, अभी प्रत्याशी हैं केंद्र में मंत्री है, मैं उनसे कहूँगा आप केंद्र में मंत्री हो और राजस्थान जल जीवन मिशन में 33वें नंबर पे क्यों है? और आपने कहा कि यहाँ काम नहीं हुआ। बाड़मेर से पोखरण, जोधपुर का रिंग रोड और बार बिलाड़ा जोधपुर, नागौर जोधपुर पाली, इतने नेशनल हाईवे डबल इंजन में वसुंधरा राजे, मोदी जी और नितिन गडकरी जी ने बनाए। वो लिस्ट भी मैं मेरे इस फेसबुक पे जारी करूंगा कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी और जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, गडकरी जी मंत्री थे और यूनुस का पीडब्ल्यूडी मंत्री था, और जब आप एमपी थे, उस समय कितनी सड़कें बनी है, इसकी लिस्ट जो सिर्फ जोधपुर को कनेक्ट करती है वो भी मैं बताऊंगा। ये आपके विकास की बातें किसी से छुपी नहीं है। 1600 करोड़ का आपने एक कस्बे के लिए बजट सैंक्शन करवा दिया। नितिन गडकरी ने कहा मैं हैरान हूँ कि कैसे ये मुझसे जिले के लिए नहीं करता हूँ। फिर भी आप नंबर 1 के मंत्री रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ भी करीब थे। क्या हो गया ऐसा कि आप इस तरफ मैं तो प्रसन्न हूँ जी, उनके जो गई पीछे बीत गई सो बीत गई। नहीं पुराने मंत्रियों के पास आते ही पुरानी कहानियां जानने अब आप छुपा नहीं सकते। रात गई बात गई। पुराने देखिए मेरी बात सुनो, मैं 10 साल मंत्री रहा, मैं आभारी हूँ माननीय मोदी जी का भी, माननीय गडकरी जी का भी और माननीय वसुंधरा जी का भी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसने 25 साल मेरे को प्यार और स्नेह से रखा उसका भी मैं आभारी हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं आज गालियाँ निकालता फिरूँ, नहीं, लेकिन मतलब अब मैं निष्पक्ष और निर्दलीय जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मेरा काम है सरकार की सामने इस जनता की बातों को ले जा करके रखना। पुराने गीत गाने से फायदा क्या है जी? मैं आपको एक इंटरव्यू दे दूं, किसी को गालियां निकाल दूं, गालियां निकालने से फायदा क्या है? 5 साल नागौर में प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं आई, 543 लोकसभा क्षेत्र में हुई, नागौर में नहीं हुई। इसका हमें अफसोस है, क्यों नहीं हुई? यही तो चीजें हम आपसे निकलवाने आए हैं। क्यों नहीं हुई? ये चीजें बताए क्यों नहीं हुई? अब मैं थोड़ा ही बताऊंगा, आप बता दीजिए। आप पुराने मंत्री, हम आपसे जानने ही नहीं आए हैं। अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे पूछो भाई प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनी, क्या जितना एक्सपीरियंस उन्हें कहाँ है? वो सब अनुभवी हैं साहब। कोई तो मायरा भर रहा है, कोई जो है रोटी खिला रहा है, कोई ये नहीं। हमें न तो मायरा भरना, न हमें किसी को गाली देनी। वीर तेजा जी हमारे लिए पूजनी है, हमारे लिए भरू जी भी पूजनी है, हमारे लिए दधी माता भी पूजनी है, हमारे लिए नागौर के अंदर डीडवाना में जो हमारा पाड़ा माता का मंदिर है वो भी पूजनी है, सब दरगाहें पूजनी है, अमुद्दीन की दरगाह भी पूजनी है। लेकिन ये सब तो हम कर लेंगे, पूजा पाठ तो, लेकिन जनता की सेवा, आप आरोप मत लगाओ, जनता के लिए क्या करोगे ये बताओ, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अब आप चीजें नहीं बता रहे पुरानी, हम शुरुआत करते हैं। यूनुस खान की राजनीति में रुचि कहाँ से बढ़ी, शुरुआत कैसे हुई? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरु भैरव सिंह जी शेखावत थे, आज भी है। एक कॉफी से शुरुआत हुई और चाय तक? नहीं, भैरव सिंह जी शेखावत मेरे गुरु थे, हैं, और आज उनकी आत्मा को मैं साक्षी मान करके कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए पूजनीय है। मैं भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल में रहा, मतलब मैं भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल में नहीं रहा, लेकिन उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद माननीय वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में मैं 10 साल रहा, वो मेरी बॉस रही, और उन्होंने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया वो मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय था, उसका कोई सानी नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे 30 के 30 मंत्रियों को फ्री हैंड दिया और राजस्थान को विकास किया, वो भी वसुंधरा जी का आज सराहनीय है और अनुकरणीय है और अविश्वसनीय। मतलब आगे भी इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि उतना स्वर्णिम काल कभी आएगा। कुछ किस्से उन पुरानी राजनीति के दौर के भैरव सिंह जी के आप? देखिए भैरव सिंह जी तो एक ग्रंथ था साहब, राजनीति का भैरव सिंह जी एक ग्रंथ था, इंस्टीट्यूट थे वो, अपने आप में संस्था थे वो, और भैरव सिंह जी का मुकाबला राजस्थान की राजनीति में कोई नहीं कर सकता।
उसके बाद में कोई नेता हुआ है, वसुंधरा राजे हुई हैं, 36 कौम को साथ लेकर के चलना, 163 सीटें जिताना और राजस्थान को विकसित और शिक्षित राजस्थान बनाने का काम किया है। मैं सोचता हूँ कि विजनरी लेडी थी वो, उन्होंने इस तरीके के काम किए। इन्हीं तारीफों ने कहीं आपकी टिकट नहीं कटवाई? क्या फर्क पड़ता है जी, मैं एमएलए हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ क्या कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क हुआ है इसका? नहीं, कोई फर्क नहीं। 18 में भी वो आपके लिए भिड़ गई थी, तो लास्ट में आपको बलि का बकरा बना के भेजा गया। लोगों का कहना है मैं तो देखिए, टोंक में मेरी पार्टी का आदेश था, वे जो खारे खाएगा वो मीठे भी खाएगा। यूनुस खान वफादार था और रहा। यूनुस खान ने, पार्टी ने जो आदेश दिया, मैं उसको, ये आप कह रहे हो, आपकी परिभाषा है ये, मेरी नहीं, लोग कह, नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी सर। लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग कहे कुछ भी कहे, मेरी जिम्मेदारी थी। उस समय पार्टी ने कहा तुम टोंक जाओ, मैंने मेरा सौभाग्य समझा और मेरी जिम्मेदारी थी और मेरा सौभाग्य था कि वो उस समय के घोषित मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ के सामने चुनाव लड़ा और पार्टी का मैंने आदेश को माना। ये मेरे लिए इससे बड़ी क्या तोहफा होगा? गहलोत जी ने कोई मदद की थी उस समय? मेरी बात सुनो, गहलोत जी अगर मदद करते तो खुद की सरकार ही बचा लेते। गहलोत जी की तो सरकार ही चली गई। कोई किसी की मदद नहीं करता है जी, मदद करती है जनता। ये तो क्या है, किंवदंतियां हैं, उसने उसकी मदद कर दी, उसने उसकी मदद। कोई न तो किसी को हरा सकता न जिता सकता, जिताती है जनता। जब जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी मतलब जो है कल्पनाएं परिकल्पनाएं होती हैं, इसलिए जिताने वाली जनता है। जय जय जनता और जय जय डीडमड़ा अमर रहे। राजनीति में यही किंवदंतियां इतिहास बन के रहती है और राजनीति का चेहरा होती है। खैर, कैसे संबंध रहे अशोक गहलोत से? आपके जिला बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है, आप विधायक भी नहीं थे। अशोक गहलोत जी इस डीडमड़ा में उनके एक ही बेटा है, वो ब्याह है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारे डीडमड़ा के भाई जी भी थे और उनको पहले भी हम इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। आज भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल जी हमारे साथ काम किया उन्होंने, अच्छे इंसान है, अच्छे कार्यकर्ता है। उनसे एक मांग है मेरी आपके माध्यम से कि मैंने ब्रज 84 कोस में काम किया है, वहाँ ब्रज भाषा, ब्रज की संस्कृति और वहाँ उन पहाड़ियों में मतलब जो है 84 कोस परिक्रमा, सप्तकोशी परिक्रमा, तिलटी परिक्रमा, आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, भोजन थाली, चरण पहाड़ी, ये सब है। तो मैं उनसे मांग कर रहा हूँ, मैं तो एक मुसलमान हूँ, वहाँ मैंने काम किया। लोगों ने कहा कि ये तो यूनुस खान नहीं, ये तो रस खान है, और रस खान ने कितने दोहे लिखे आपको भी पता है। तो मेरी मांग है कि ब्रज का बोर्ड बनाए अलग से और उसकी संरक्षण और सुरक्षा करे। ये भजनलाल जी से मेरी एक ही मांग है। अब्दुल कलाम जैसी सोच कहाँ से लाते हैं आप? मुसलमान हैं, बिल्कुल हैं, उसके बावजूद यहाँ देखने को मिलता है आपका जो व्यवहार है हर धर्म के प्रति, ये कहाँ से? ये सर मुझे बताओ, ये धर्म तो हम धरती पर आए जब है, बाकी हम तो एक परमात्मा की संतान। आप कहते हैं, बाकी लोग नहीं कहते। आप बाकी नहीं प्रेरणा मिली आपको? देखिए, ये तो ईश्वर तो सबका एक है, माने तो भी एक है, नहीं माने तो एक भी। अब मेरे से तो दोहरी जिंदगी जी नहीं जाती साहब। मेरे लिए तो हिंदू भी पूजनी है, मुसलमान भी पूजनी है, सिख भी पूजनी है और 36 कौम पूजनी है, और सबके धर्मों की मैंने मतलब जो है सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं। मैं सबके प्रति आभारी और कृतज्ञ हूँ। फिर से घूम फिर के मैं आपसे पूछूंगा, क्या बीजेपी ने कोई मदद मांगी इस चुनाव के लिए? अब वो तो मेरी अभी मांग रखी है, उस पर उनको अगर जनता पर दया आएगी तो जनता से बात करेंगे, मैं भी जनता से बात करूंगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ, कौन निर्दलीय कहाँ गया साहब, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा तो 199 विधानसभा छोड़ करके एक विधानसभा से ताल्लुक रखता है। कौन क्या कर रहा है मेरे बगल में, इधर मुकेश भाकर क्या करता है, करणी सिंह क्या करता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। इधर जो है माननीय विजय सिंह जी क्या करते हैं या महेंद्र चौधरी क्या करता है, मेरा कोई लेना देना। मेरा लेना देना इस डीडमड़ा से है 300 बेड का अस्पताल की जल्दी से जल्दी प्रशासनिक आदेश निकालें, पीने के पानी की व्यवस्था करें, यहाँ पर मतलब मेडिकल कॉलेज बनाएं। यहाँ जो व्यवस्थाएं मैंने आपके माध्यम से मांगे की हैं उन पर गौर करें। मेरा कोई मांग नहीं है, जनता की बातें जो मैंने आपके माध्यम से सरकार को रख दी। सरकार दया करे, जनता त्राईमान कर रही है पीने के पानी के लिए, तो मेरा तो हाथ जोड़ के है, सरकार दया करे इन पर। आज इतने बड़े मंत्री जो रहे हैं एक समय में, वो आज इस तरह से मांग रख रहे हैं, क्यों नहीं रखेंगे? कैसा पीड़ा नहीं हो रही आपको? नहीं, मेरे को पीड़ा है सर। हमने बहुत मेहनत करके 4000 करोड़ रुपए खर्च किए, उस पाइप में आज पानी नहीं आ रहा है, उस टंकी में पानी नहीं जा रहा है। ये एक सरपंच बैठे हैं मेरे,
सेरेनियाबाद की। आज उस टंकी को सूखा पड़ा देख करके तकलीफ नहीं होगी जो हमने बनाई। आज ये मेरा मतलब वाल्मीकि मोहल्ला है, आज ये ओझा जी बैठे हैं, इनके मोहल्ले में पानी नहीं जा रहा। आज वो हमारे मतलब जो है बहुत सारे हिंदू भाई बैठे हैं, उनके मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा है, तो तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। वो लोग मेरे नहीं है, वो हिंदुस्तान के नहीं है, वो भारत के नहीं है, वो राजस्थान के नहीं है। सरकार को चाहिए भाषण देती घूम रही है। अरे काम करो मेरे भाई, काम करो। इस गरमाए राजनीतिक माहौल से इतर हम पूछें, यूनुस खान के क्या शौक हैं राजनीति के अलावा? लोगों की सेवा करना, जिमाना। फिर से आप राजनीति पे आ गए। नहीं, मेरा तो देखिए, मैं बताऊं, मैं तो जिमा करके खुश होता हूँ। जब जनता आती है, उनको पानी पिलाओ, जिमाओ, उनके हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, आशीर्वाद लो, यही शौक है। और क्या शौक है? बाहर जनता में बीड़ी, सिगरेट, पान कुछ खाता नहीं, शराब में पीता नहीं, न शराब पीने वालों के पास बैठता। किताबें, घूमना फिरना कोई शौक? बिल्कुल, स्टडी मेरा सबसे बड़ा शौक है। और स्टडी करके उसके बाद विलेज प्रोफाइल बनाना कि कौन से गांव में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब आंगनबाड़ी, वहाँ स्कूल, ये सब कैसे बने। मैंने एक एक गांव का विलेज प्रोफाइल बनाया हुआ, एक एक बूथ का विलेज प्रोफाइल बनाया। वहाँ क्या चीज़ आज है, किसकी मांग है, क्या है, मेरी प्राथमिकता यही है और मेरी कोई प्राथमिकता। मैंने पढ़ा भी और उन सड़कों पे सफर भी किया। मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना, क्या वो आपके दिमाग की उपज थी? देखिए, उस समय हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उन्होंने अनाउंस किया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस जमाने के 9158 सरपंचों का, उन्होंने सबने सहयोग किया हमारा, उस समय जो सरपंच थे। और ये हमारे गौरव पथ हिंदुस्तान में एक अलग नज़ीर पेश हुई, उसकी मुझे फ़ख्र भी है। नेशनल हाईवे बने उसका फ़ख्र है, स्टेट हाईवे बने उसका फ़ख्र है। और मतलब राजस्थान में जो सड़क तंत्र विकसित हुआ, वो माननीय, मैंने फिर कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी, वसुंधरा राजे जी और नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद। क्या कारण रहा आपकी सरकार जाने का 2000? अब वो सरकारें तो देखो बहुत सारे कारण होते हैं, सरकारों के तो बहुत सारे कारण होते हैं। जो अब आपने 120 दिन हो गए उस सरकार को गए हुए, आपने भी एनालिसिस कर लिया होगा। अब मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, छोटा सा जनसेवक हूँ, मैं क्या सरकारों के बारे में। आप नंबर 1 के मंत्री, आपकी भाषा है, पूरा राजस्थान आपको नंबर 1 मंत्री के रूप में जानता है। मैं तो सेवक कल भी था, आज भी और कल भी रहूंगा। मैं कोई मंत्री नहीं था साहब, मेरे तो एक जिम्मेदारी थी जिसको मैंने ईमानदारी से करने की कोशिश की। और मैं तो जनता का आशीर्वाद रहा, और मतलब मेरी पार्टी का और वसुंधरा जी का आशीर्वाद रहा। मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ, उनको गाली नहीं निकालूंगा। अब ये मेरी अलग भूमिका है, उसमें मेरी अलग भूमिका में काम करूँगा। जिस तरीके में फिल्म में अभी अलग अलग करैक्टर मिलते हैं, अभी मेरा मतलब ये जिम्मेदारी है, ये करैक्टर है, उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ। अब मैडम से बात होती है? मेरी तो सबसे होती है जी। मैं नितिन गडकरी जी से भी बात करता हूँ, वसुंधरा जी से भी बात करता हूँ, मतलब सबसे बात करता हूँ मैं तो। बाहर आप मंत्री रहे, सरकार में आप मंत्री रहे, जनता के लिए मंत्री है, घर में कौन मंत्री है? देखिए, मैं तो मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं घर में बिना बताए 50 मेहमान ले आता हूँ और 24 घंटे चौकी चूल्हा चलता है, तो भैया उनको धन्य है। अगर नहीं चलाते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपके माध्यम से। तो होम मिनिस्टर सपोर्टिव है आपके? सब, मेरा तो पूरा परिवार, मेरे तो रिश्तेदार, दोस्त, ये बैठे हैं, सब चुनते मेरे को। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये सब कार्यकर्ताओं ने किया है, सारे शुभचिंतकों ने किया है, सब दोस्तों ने किया है, और सब ने आशीर्वाद दिया है। जनता आए बिना किसको जिमाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डीडवाना के मंत्री जी। इन्होंने इशारों में हजारों बातें कह दी, पर सीधे तरीके से कोई बात हमें बताई नहीं। हम इनसे ज़रूर फिर कभी सीधे तरीके से सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज इनके यहाँ होली और रमज़ान का स्नेह मिलन समारोह, रोज़ा इफ्तार का स्नेह मिलन समारोह था। एक मिसाल है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की। बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।